दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक वैक्यूम दिखाई दे रहा है। एक इतना बड़ा खालीपन दिखाई दे रहा है जिसके बाद सियासी भूचाल भी वहां तय माना जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, आज सुबह एक बेहद त्रासद दुर्घटना में एनसीपी सुप्रीमो और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार का निधन एक ऐसी परिस्थिति में हुआ, एक ऐसे दौर में हुआ से ठीक 5 दिन पहले 23 जनवरी को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का एक बयान आया था। उस बयान में संजय राउत ने कहा था कि अजीत पवार और शरद पवार एक होने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे पॉलिटिकल सर्कल में भी इस बात की चर्चा थी। शरद पवार और अजीत पवार यानी चाचा भतीजे की पार्टी जो 2023 में टूटी थी, अब 2026 में एक होने की तैयारी कर रही है। कुछ स्थानीय नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में ये एकता दिखी भी थी, लेकिन पूरी तरह से एनसीपी के दोनों गुट एक हो पाते उसके ठीक पहले एनसीपी के सुप्रीमो अजीत पवार का आज विमान दुर्घटना में निधन हो गया। अब उस निधन के पीछे क्या यह स्वाभाविक दुर्घटना है या कोई साजिश है, इसको लेकर तरह तरह की थ्योरी चल रही है। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इस दुर्घटना की जांच की मांग की है। कि पार्टी के लोगों का यह भी मानना है कि अजीत पवार अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को बदलने वाले थे। वो वापस से विपक्षी खेमे के साथ आना चाहते थे और जिस तरह की घटना हुई है उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सबका बयान आया। सबने एक ही बात कही कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, आखिर दुर्घटनाएं क्यों हो रही है। इसके पहले एक बोइंग का विमान अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी की मौत हो गई थी, और अब अजीत पवार की जिन परिस्थितियों में निधन हुआ है, जिन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई है, कई सारे सवाल उठने लाजमी है। लेकिन इन सवालों के बीच एक और सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उमड़ घुमड़ रहा है। वो सवाल है कि आखिर अजीत पवार की पार्टी का अब क्या होगा। क्योंकि अजीत पवार की पार्टी में अगर सीधे सीधे कहा जाए तो नंबर 1 से नंबर 10 तक एक ही नेता थे और वो नेता थे अजीत दादा पवार। तो अजीत दादा के देहांत के बाद अब महाराष्ट्र में उनकी पार्टी कौन चलाएगा। क्योंकि उनकी पार्टी में जिनको भी नंबर 2 माना जाता है, चाहे वो सुनील तटकरे हो चाहे प्रफुल्ल पटेल, दोनों की भूमिका एक पॉलिटिकल मैनेजर से ज्यादा की दिखती नहीं है। उनसे पार्टी चलेगी इस बात को लेकर संदेह है। और जहां तक अजीत पवार की पत्नी जो राज्यसभा सांसद है सुनेत्रा पवार, तो सुनेत्रा पवार कभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही है। वो सांसद है लेकिन सक्रिय राजनीतिक भूमिका उनकी बहुत ज्यादा रही नहीं है। तो ऐसे में क्या अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी फिर से एक हो जाएगी। बहुत ही अजीब परिस्थितियों में पार्टी टूटी थी। जब पार्टी टूटी थी तो शरद पवार की पार्टी ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी टूटा था। लंबे वक्त से 2004 से ही अलग अलग सरकारों में राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के देहांत के बाद अब जो सवाल है वो सवाल दरअसल यही है कि क्या सुप्रिया सूले जो शरद पवार के उत्तराधिकारी हैं उनकी बेटी हैं, और क्या सुनेत्रा पवार और पार्टी के दूसरे नेता मसलन छगन भुजबल, अनिल देशमुख और दूसरे लोग जो दोनों एनसीपी में, दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेताओं में गिने जाते हैं, क्या वो एक होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर दोनों गुटों को एक साथ मिलाकर देखें तो तकरीबन 50 विधायक महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के हैं और पिछले कई चुनाव से एनसीपी 50-55 विधायकों के साथ वहां जीतती रही है। राज्य की सत्ता में बराबर हिस्सेदार रही। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उस वक्त एनसीपी को सत्ता नहीं मिली। लेकिन 2019 में एनसीपी तोड़ने की एक कोशिश हुई थी, वो भी अजीत पवार के रास्ते हुई थी। लेकिन अजीत पवार के रास्ते जो कोशिश हुई थी, वो कोशिश 80 घंटे के अंदर सबोटाज हो गई थी। वो कोशिशें खत्म हो गई और पवार परिवार फिर से एक हो गया। देवेंद्र फडणवीस की दूसरी शपथ बेकार चली गई, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। लेकिन अब महाराष्ट्र की सरकार को स्टेबिलिटी का खतरा नहीं है। अजीत पवार के पास दिल्ली में नंबर नहीं है, लेकिन अजीत पवार के विधायक यदि शरद पवार के साथ जाते हैं, शरद पवार को नेता मान लेते हैं, तो क्या होगा। कई सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन्हीं जवाबों को ढूंढने के क्रम में महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास भोइटे जी के पास चलते हैं
तुलसीदास भोइटी जी का राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। महाराष्ट्र में हर पॉलिटिकल सर्कल में उनकी सीधी पहुंच बताई जाती है। महाराष्ट्र की राजनीति के लाइव वायर कहे जाते हैं और पत्रकारिता में वहां बड़ा नाम है। चाहे एनसीपी हो, चाहे मंत्रालय हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर राजनीतिक दौर के और हर राजनीतिक खेल के गवाह रहे तुलसीदास। तो चलते हैं तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आखिर तरह तरह की थ्योरी जो चल रही है कि हादसा या साजिश, महाराष्ट्र में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही है? देखिए, कोई बड़ा नेता साफ तौर पे तो ऐसा कोई आरोप लगा नहीं रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सोशल मीडिया खंगालोगे तो सोशल मीडिया पर अजित पवार पर, या मैं कहूं कि अजित पवार से ज्यादा अजित दादा पर अपना मानने वाले, उनको जैसे अपना घर वाला मानने वाले काफी लोग, कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके द्वारा सोशल मीडिया पे जो मांग उठाई जा रही है। एक महाराष्ट्र के एडवोकेट है नितिन सातपुते, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर भी मांग कर दी है कि इस पूरे हादसे की जांच की जाए, और जांच में साजिश के एंगल का को भी उन्होंने बोला हुआ है। एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये दुर्घटना है या साजिश, ये जो बात आपने कही उसको लेकर अभी धुआं तो जरूर निकल रहा है, इतना जरूर मैं कह सकता हूं अभिषेक जी। हालांकि जब तक और 2-3 दिन नहीं हो जाते, इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पे आके कुछ कहता नहीं है, तब तक ज्यादा इस बारे में कहना वैसे उचित नहीं होगा अभिषेक जी। जी, लेकिन एक सवाल और आ रहा है जिस पर ममता बनर्जी का बयान आया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और यह कमोबेश इसी तरह का बयान 23 जनवरी को संजय राउत ने दिया था कि एनसीपी के दोनों गुट एक होने की तैयारी में लगे, और जब एनसीपी के दोनों गुट एक होंगे तो भारतीय जनता पार्टी यानी जो राज्य की सत्तारूढ़ दल है उसे कहीं ना कहीं जनाधार के स्तर पर और दूसरे स्तर पर भी दिक्कतें पेश आएंगी। क्या एनसीपी के दोनों गुटों की एकता अब अजीत पवार के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस परिस्थिति में जो खालीपन हुआ है, उस परिस्थिति में एनसीपी के दोनों गुटों की एकता अब मजबूरी बन गई है? और ये एकता यदि होगी तो किस स्वरूप में होगी? उसका एजेंडा क्या होगा? उसका चेहरा कौन होगा? उसका अध्यक्ष कौन होगा? किस तरह की परिस्थितियों में आपको ये एकता होती हुई दिखाई देती है? जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, अजीत पवार 2023 में जब बगावत कर बाहर आए थे, अपने चाचा का साथ छोड़कर, उन्होंने उनकी पार्टी तक हथिया ली थी। जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ठाकरे की पार्टी हथिया ली, उसी तरह से उन्होंने किया। लेकिन उस समय के अजीत पवार और पिछले 6 महीने के अजीत पवार, इसमें काफी परिवर्तन आया। वो अपने चाचा से फिर एक बार अपने रिश्ते बनाने लगे। पारिवारिक रिश्ते तो थे ही, हालांकि पवार परिवार की एक परंपरा जो रहती है, दिवाली के समय पूरा परिवार सैकड़ों की संख्या में, सब पूरे उनके जो पूरा कुनबा है वो इकट्ठा हो जाता है बारामती में। वो एक बार नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी रिश्ते वैसे ही रहे थे, ऐसा दावा उनके परिवार के करीबी करते हैं। अब देखिए, अजीत पवार ने जब कोशिशें शुरू की और उनको भी शरद पवार से सकारात्मक सहयोग जब दिखाई देने लगा, वो भी जब हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाने लगे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में कई जगह पर दोनों एनसीपी का गठबंधन भी हो गया। कुछ जगह पे तो शरद पवार के उम्मीदवार अजीत पवार की पार्टी का, वैसे कहा जाए तो मूल राष्ट्रवादी का, जो अखंड राष्ट्रवादी का चुनाव चिन्ह घड़ी था, उस पे भी लड़े। तो वो एक प्रक्रिया तो शुरू हो गई, और हर राजनीति का हर कोई चाहता है कि उसका भविष्य मजबूत रहे, सुनिश्चित रहे। उस दृष्टि से भी शरद पवार के पार्टी के लोग और अजित पवार पार्टी के लोग चाहते हैं कि दोनों धड़े एक हो जाए, तो महाराष्ट्र की कम से कम वो नंबर 2 की पार्टी बन सकते हैं। ये उनकी अपनी सोच है। उस सोच के तहत इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अभी अजीत पवार की पार्टी में जो बड़े चेहरे दिख रहे हैं, मसलन छगन भुजबल, सुनील तटकरे या प्रफुल्ल पटेल, क्या ये पार्टी को अपने बूते चला सकते हैं? क्योंकि सुनेत्रा पवार की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो घरेलू महिला है, ठीक है, राजनीति में आ गई है, सांसद हो गई है, लेकिन उनकी भूमिका बहुत ज्यादा आप भी जानते हैं कि नहीं है, और इस परिस्थिति में, इस दुखद परिस्थिति में तो और नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर उस अजीत पवार वाली एनसीपी का भविष्य क्या आपको दिखाई देता है?
देखिए, एक नाम आपको और बता देता हूं, प्रफुल्ल पटेल। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का कद बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर पे वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन जिस तरह से शरद पवार के लिए वो पॉलिटिकल मैनेजर का काम ज्यादा करते थे, नेशनल लीडर से ज्यादा पॉलिटिकल मैनेजर का काम, उनका अपना कद है, जी उसको मैं कम नहीं आकर आऊं। मैनेजर होना भी, पॉलिटिकल मैनेजर होना बहुत बड़ी बात होती है। उस भूमिका जी में वो रहते थे, सत्ता के गलियारों में उनकी वो भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन सुनील तटकरे जो है, जो अकेले सांसद लोकसभा चुनाव में चुन के आए, वो प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन ये दो बड़े नेताओं के अलावा आपने जो नाम लिया छगन भुजबल, वो एक समय तक तो ओबीसी नेता के तौर पे काफी प्रभावशाली थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका प्रभाव काफी घट गया है, यहां तक कि उनको मंत्री तक नहीं बनाया था अजित पवार ने। इससे आप समझ सकते हैं। इतना इसके बाद अगर आप सोचोगे तो शरद पवार की माफ कीजिए, अजित पवार की पार्टी में कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो पार्टी को संभल पाए। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल के बाद कोई वैसा नहीं है। और ये तीनों नेता भले ही अपने अपने कुनबे में बड़े हो, लेकिन आम लोगों में एक नेता की जो ऑरा होना चाहिए, एक नेता को लेकर जो जुड़ने वाली बातें होनी चाहिए, उसका कनेक्ट होना चाहिए, वो तीनों में नदारद है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। यही बात है कि अजित पवार की तुलसीदास पार्टी जी और शरद पवार। जी तुलसीदास जी, मैं ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछ लेता हूं। क्या अब दोनों एनसीपी की एकता समय की मांग हो गई है, परिस्थितिवश मजबूरी हो गई है? और क्या इस परिस्थिति में शरद पवार ही पार्टी को लीड करने के लिए, पार्टी का चेहरा बनने के लिए 84-85 साल की उम्र में भी कंप्रोमाइज कैंडिडेट होंगे? जैसे हम देखिए, सबको याद उनके होगा कि राजीव गांधी के देहांत के बाद, राजीव गांधी के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बुजुर्ग नेता पीवी नरसिम्हा राव, जिन जो लगभग रिटायरिंग मोड में थे, पार्टी की कमान उन्हें सौंपी गई थी। लेकिन शरद पवार के बारे में नरसिम्हा राव जैसी बात नहीं है। शरद पवार के नाम से ही पार्टी थी। शरद पवार ही उस पार्टी की पहचान थे, परिवार की पहचान थे, आज भी है। तो क्या आज की परिस्थिति में शरद पवार आगे बढ़ाए जाएंगे और शरद पवार के मार्गदर्शन में नीचे जो पार्टी खड़ी होगी, उस पार्टी में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की भूमिका होगी, या सुप्रिया सुले, रोहित पवार, पार्थ पवार की भूमिका होगी? एक त्रिमूर्ति खड़ी की जाएगी, क्या लगता है आपको? आपने जो फॉर्मूले बताया उसमें से देखिए, शरद पवार अगर स्वयं हामी भरते हैं तो उनके अलावा सर्वसम्मति से जिसके नाम पर सबकी मुहर लगे, यानी गली से दिल्ली तक की, ऐसा और कोई नेता तो दोनों एनसीपी के कुनबे में दिखाई नहीं देता। वही एक नाम है सुप्रिया सुले। उनके बारे में प्रफुल्ल पटेल की राय अच्छी है, उस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैंने जो बात कही कि एक ऑरा होना चाहिए लोक नेता बनने के लिए, उसे लिए उन्हें और थोड़ा समय की आवश्यकता है। जबकि उन्होंने अपनी तरह से वो राजनीति में सक्रिय है, दिल्ली के गलियारों में सांसद के तौर पे जरूर उन्होंने छाप छोड़ी है। लेकिन अब की स्थिति में, इस संकट की बेला में, जब पार्टी के अस्तित्व पर ही कुछ दिनों बाद प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि मुख्य नेता नहीं रहा। और आप जैसे जानते हो, हिंदुस्तानी स्वभाव है कि अगर सेनापति नहीं रहता है तो सेना बिखर जाती है। उस तरह से होने की आशंका है। उस स्थिति में शरद पवार एक शुरुआती फेज में तो जरूर उस नेतृत्व को स्वीकार सकते हैं, इस संभावना है, जिनके नाम पर सभी मुहर लगाएंगे। और उसके आगे, जैसे आपने कहा, आपने जय पवार का नाम लिया, जो एक बार पराजित जरूर हुए, डेब्यू जब उन्होंने किया, शुरुआत की राजनीति की तभी, लेकिन उनको फिर एक बार राजनीति में सक्रिय किया जा सकता है। आपने रोहित पवार का नाम लिया, जो शरद पवार के काफी करीबी, उनके अपने रिश्तेदार भी है, उनके साथ ही रहे हो। बगावत के बाद अजित दादा से उन्होंने टक्कर ली थी। उसी के साथ सुप्रिया पवार और उनकी सुनेत्रा पवार भी आ सकती है। दो का दोनों तरफ से एक समीकरण संतुलन वाला बन सकता है। और उसी के साथ सुनील तटकरे है, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है। इस तरह से पूरे समीकरण साधने की कोशिश हो सकती है। और आपको एक और बात बताता हूं कि देखिए, राजनीति में सिद्धांतों की बात बहुत बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सूत्र अगर कुछ है, वो है जरूरत कितनी है।
तो जी। जैसे एनसीपी को अपने अस्तित्व के लिए एक होने की जरूरत है, जैसे कि ठाकरे भाइयों के लिए कहा गया था, उसी तरह से भाजपा के लिए भी एनसीपी का एक होना काफी जरूरत का है। आपको ताज्जुब होगा उसकी वजह, अगर आप पिछले कुछ महीनों से उनके ही अपने एक मित्र दल एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे है, उनके आचरण को, उनके क्रियाकलापों को आप देखोगे तो जिस तरह से दिल्ली में बैठी हुई महाशक्ति का बखान करते हुए वो भाजपा के स्थानीय नेताओं को काफी परेशान करते रहते हैं, उसको अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है और भाजपा महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, उनके ही दिखाए मार्ग पर भाजपा महाराष्ट्र में चलती है। एक चीज बताइए हमें तुलसीदास जी, एक चीज बताइए, जो आप बात कह रहे हैं उससे दो चीजें क्लियर नहीं हो रही है। शरद पवार की पॉलिटिकल लाइन सभी जानते हैं कि अंदर खाने उनके संबंध सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन खुलकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। शरद पवार के नेतृत्व में ही एकता भी संभव है, ये बात भी आप कह रहे हैं, और हम लोगों को भी दिख रहा है कि एकता के लिए सिर्फ एक ही नाम है और वो है पार्टी के और परिवार के सुप्रीमो शरद पवार। एकता भी वही करा सकते हैं, उन्हीं के चेहरे पे हो सकता है, और वो भाजपा के साथ खुल के खड़े नहीं हो सकते। दिल्ली में भी भाजपा को बहुत ज्यादा जरूरत अजीत पवार की है नहीं, क्योंकि एक ही एमपी है सुनील तटकरे, और राज्य की राजनीति में भी अजीत पवार की पार्टी की बहुत ज्यादा जरूरत बीजेपी को है नहीं, कम से कम इस विधानसभा के जो 4 साल का कार्यकाल है उसमें जरूरत नहीं है। सवाल यह होता है कि शरद पवार जब इस पार्टी को लेकर के अपनी तरफ जाएंगे, क्योंकि वो जो कहेंगे सबको मानना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगी, या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बड़ा अपोजिशन एनसीपी को बना देना चाहती है राज्य में, कि मुख्य विपक्ष का चेहरा एनसीपी बने, कांग्रेस पीछे जाए? देखिए, वैसे भी राज्य में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायक आए थे, लेकिन अजित पवार गुट के 41 विधायक है। जब ये 51 बन जाते हैं, आप एक स्थिति को समझ लीजिए जिसका मैंने जिक्र किया, शिंदे की शिवसेना और उनकी अपनी आक्रामक तेवर, और वो भाजपा के हो सकता है कि पूरे देश के एकमात्र ऐसे मित्र पक्ष है, मित्र दल है जो भाजपा के नेताओं को भी तोड़कर अपने दल में लेने की फिराक में दिखते हैं। 100% वाली भाजपा के लिए ऐसा मित्र दल होना खतरे से खाली नहीं है, जो उनको बार बार परेशान करता है, उनके ही अपने पार्टी को तोड़ने की कोशिश करता है, एक या दो नेताओं को लेकर ही सही, लेकिन कोशिश करते दिखाई देता है। उस स्थिति में अगर एकनाथ शिंदे के 54 विधायकों के सामने 51 विधायक अगर एनसीपी के खड़े हो जाते हैं, तो भाजपा के लिए जब पर्याय सामने आता है तो अब जिनसे तकलीफ है उनसे निजात पाने का एक अच्छा मौका हाथ में हो सकता है। और रही बात शरद पवार के भाजपा विरोधी होने की, इसमें कोई दो राय नहीं, वो प्रगतिशील विचारधारा के नेता है, लेकिन आप शरद पवार के भूतकाल को भी मत भूलिए। युवा अवस्था में जब वो सीएम बने थे ना, तब उन्होंने सबसे पहले अगर महाराष्ट्र में जनसंघ जो भाजपा का पहले का अवतार था, जनता पार्टी के साथ बने थे। जी जी, तो उस वक्त लेकिन कहा जाता है तुलसीदास जी, उस वक्त कहा जाता है कि शरद पवार के ऊपर जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, उनका हाथ था, और उस पूरी बगावत के पीछे तो कहते हैं कि शरद पवार को तैयार करने में, शरद पवार को सीएम की कुर्सी तक ले जाने में, वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराने में, वो पूरा खेल कहा जाता है कि चंद्रशेखर के हाथ से हुआ था। दिल्ली में उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर के तौर पर भी वो देखे गए। दिल्ली की राजनीति में कहा जाता है कि उंगली पकड़ाकर शरद पवार को चलाया हुआ भी उन्हीं का है, जैसे हम लोग आपके जैसे सीनियर पत्रकार बताते हैं। उस वक्त जनसंघ पीछे से थी, कोई बड़ी भूमिका में नहीं थी, और उस वक्त आज की तरह जनसंघ का रोल नहीं था। आज के शरद पवार को जब एक चर्चा और हो रही है कि 85 साल के शरद पवार अगर इसी लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार की जगह वैकल्पिक सरकार बनाने की बात होगी, तो शरद पवार को प्रधानमंत्री मानने के नाम पर, चाहे एकनाथ शिंदे हो या चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो या जयंत चौधरी हो, शरद पवार का विरोध नहीं करेंगे, सब के सब सरकार गिरा सकते हैं, मोदी सरकार। तो एक शरद पवार की जो ये भूमिका दिखाई दे रही है कि उनकी बढ़ती उम्र अब कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है कि अब शरद पवार पीएम बने तो चैलेंजर नहीं हो सकते, अब तो सियासत से वो संन्यास लेने की बेला में है। तो जैसे अनिल कुंबले को कप्तान बना दिया गया था संन्यास लेने के 6-7 महीने पहले,
उस तरह की बेला में है। तो अब कांग्रेस को भी दिखाई दे रहा है कि 99 वाले शरद पवार नहीं है, ये 2026 वाले शरद पवार है, जो कई शारीरिक व्याधियों से भी ग्रस्त बताए जाते हैं। अब इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए एनसीपी की एकता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक आप बात समझ लीजिए कि शरद पवार को जो करना होगा वो समय, उस सही समय पे कर देंगे, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब की स्थिति में वो भी भली भांति जानते हैं कि मोदी सरकार भले ही भाजपा का ये तीसरा टर्म अल्पमत वाली भाजपा का टर्म है 240 वाली, फिर भी अभी ये संभव नहीं है। अभी अभी की मैं बात बता रहा हूं। अब जब हम बात कर रहे हैं उस समय की, राजनीति है, हर समय बदलती है। आगे जाकर क्या होगा, शरद पवार के साथ कितना दल बल इकट्ठा होगा वो अलग बात है। मैं उस आगे की राजनीति पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर आपको याद दिलाऊंगा कि 12 दिसंबर को शरद पवार का जन्मदिन था। उन्होंने मनाया महाराष्ट्र में, लेकिन उससे 2 दिन पहले क्या हुआ था दिल्ली में? दिल्ली में उनके आवास पे जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, उसमें उनकी अपनी एनसीपी के लोगों को नहीं बुलाया गया था। सुप्रिया सुले थी, लेकिन वो उनकी बेटी है, उनके सांसद नहीं आया, बुलाए गए थे। लेकिन अजित पवार गुट के लोग थे, उसमें उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भारत का सबसे बड़ा चर्चित नाम जी अदानी साहब भी उस मीटिंग में थे। ये आप ध्यान में रखिए। तो ये क्या था? और उसके बाद मुंबई में जो होता है, कांग्रेस अचानक मविया एमवीए जो बनी थी उसको तोड़ देती है और अपने बलबूते पे लड़ती है। ये जो सब कुछ घटनाक्रम आप अगर देखोगे और उसको अलग अंदाज में सोचोगे, क्योंकि मुंबई वो नगरी है जहां पर अदानी जी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट धारावी वाला भी है। और उस धारावी में थोड़ी बात हटकर हो रही है, लेकिन कहना जरूरी है, उसी धारावी में मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़, जिन्होंने स्वबल अपने बल पे स्वतंत्र लड़ने की बात कही थी, उनका सिर्फ, जबकि उनकी बहन उधर के विधायक है, उनके पिताजी से वो धारावी गायकवाड़ परिवार की विरासत एक तरह से मानी जाती है, प्रभाव क्षेत्र मानी जाती है। उसी धारावी में उद्धव ठाकरे के नगर सेवक ज्यादा पार्षद चुनकर आते हैं और कांग्रेस का सिर्फ एक पार्षद चुन के आता है, धारावी के मतदाताओं का आता है। देखिए, ये होता रहता है राजनीति में, मैं मान लेता हूं। लेकिन इसका अगर आप अर्थ निकालते जाओगे, और फिर शरद पवार के लिए क्या भाजपा उतनी अछूत रहेगी? क्योंकि पहले ही एनसीपी सत्ता में है, क्या कर सकते हो? उनके भतीजे ने पहले ही सत्ता में पहुंचा दिया है, तो उनके पास तर्क देने के लिए तो काफी कुछ है। और राजनीति में अपने हिसाब से ही तर्क दिए जाते हैं, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। ये बस हम एक तरह से एक विश्लेषण में इतना कहने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। लेकिन राजनेता आप और मुझसे काफी आगे के होते हैं, वो तो वही करेंगे जो उनको करना है। तुलसीदास जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। हमने तमाम राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा कर ली। हालांकि आज के दिन, अब चूंकि सियासत एक ऐसी क्रूर सच्चाई है कि पार्टी या कहीं भी, एक तरफ आपने देखा होगा, एक तरफ इंदिरा गांधी का जिस दिन उतना दुखद हादसा हुआ, उसी दिन राजीव गांधी को शपथ भी दिलानी पड़ी थी। क्योंकि सियासत रुकती नहीं है, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं होती है जब व्यक्ति कुर्सी पर है, और पार्टी चलाने के लिए भी एक बाध्यता होती है। तो उस बाध्यता को देखते हुए हमें आज ये चर्चा करनी पड़ रही है कि भाई, अजीत पवार को, ठीक है, जो हुआ बहुत त्रासद है, उसको हम, उस सच है, उस सच को पलटा नहीं जा सकता, लेकिन उस सच के आसरे पार्टी भी तो चलनी है। पार्टी को भी अपना चेहरा देखना है, कैसे क्या होगा, वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जरा इससे इतर हटकर, क्या महाराष्ट्र में जैसे शरद पवार ने एक पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया था, कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स से ला करके स्टेट की पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था अजीत पवार को, क्या महाराष्ट्र के अंदर कोई दूसरा अजीत पवार, मुख्यमंत्री तो बहुत बन गए, हो सकता है कोई कल को प्रधानमंत्री भी बन जाए महाराष्ट्र से, क्या कोई दूसरा अजीत पवार किसी भी पार्टी के लिए, एनसीपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, बना पाना आसान है? जनता के लिए उतना सुलभ, जनता से लेकर कॉरपोरेट तक और हर तरह की विधा में, साम दाम दंड भेद, हर तरह की राजनीतिक विधा में माहिर राजनेता, क्या दूसरा बना पाना मुश्किल है? आपको लगता है कि आसान होगा या मुश्किल है?
देखिए, अब स्थिति ऐसी है कि कोई विपक्ष से उस तरह का नेता सामने आना मैं असंभव नहीं कहूंगा, लेकिन उतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में 2024 लोकसभा मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी गई। महाराष्ट्र में 45 पार का दावा करने वाली भाजपा महायुति 17 पे सिमट गई थी जी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो भाजपा लड़ी, महायुति लड़ी और उसने कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। ठीक है, उस चुनाव पे आरोप भी लगे, मैंने स्वयं उस पर एक किताब भी लिखी हुई है मराठी में। वो सब बातों को हटाकर आखिरकार राजनीति में हार या जीत यही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस तरह से देखा जाए तो भाजपा में देवेंद्र फडणवीस है, उनके अलावा वो किसी का उस तरह से कद बनते मुझे और कोई दिखाई नहीं देता। नहीं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। आज की वास्तविकता उसमें और जी, मेरा सवाल दूसरा है। आप एक चीज समझिए, हम लोगों ने महाराष्ट्र के बाहर बैठे हुए लोगों ने देवेंद्र फडणवीस का नाम या आम लोगों ने तब जाना था जब वो मुख्यमंत्री बन गए। एकनाथ शिंदे का नाम ठाणे, मुंबई और के बाहर लोगों ने तब जाना जब वो मुख्यमंत्री बन गए, जब गुवाहाटी मॉडल हो गया। अजीत दादा किसी पद के मोहताज नहीं थे। अजीत दादा का नाम कोई उप मुख्यमंत्री है इस वजह से लोग नहीं जानते थे। ये कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में उनकी पहचान शरद पवार के भतीजे के तौर पर थी, लेकिन अजीत दादा मुख्यमंत्री है या नहीं है, अजीत पवार नाम काफी था। वो नाम देवेंद्र फडणवीस नहीं बना पाए, सत्ता के सहारे उनका नाम है। शरद पवार या बाल ठाकरे का नाम सत्ता के सहारे नहीं था। महाराष्ट्र की राजनीति में वाईबी चौहान का नाम सत्ता के सहारे नहीं था। ट्रेड यूनियन में जॉर्ज फर्नांडिस का नाम मुंबई में कोई सत्ता के सहारे नहीं था, वो नाम काफी था। उसी तरह महाराष्ट्र में ग्रामीण अंचलों में चले जाए या कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स में चले जाए या आम जनता के बीच कहीं पान और चाय की दुकान पे आप खड़े हो जाए, बड़ा पाव खाने के लिए कहीं खड़े हो जाए, अजीत पवार मतलब अजीत पवार, नो सीएम नो डिप्टी सीएम। वो सीएम बन भी जाते तब उसकी जरूरत नहीं थी। तो क्या उस तरह का नाम को अब खड़ा हो पाएगा महाराष्ट्र में? काफी कटु है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस तरह का कोई नेता समूचे महाराष्ट्र की बात करके अगर कहूं मैं तो उभरता हुआ भी दिखाई नहीं देता। ये वास्तविकता है आज की, क्योंकि आज की राजनीति में जिस तरह का अलग सत्ता समीकरण बनते हैं, जिस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, उस स्थिति में नए किसी राजनेता को उस तरह से अपना अस्तित्व प्रभावशाली बनाने का मौका ही मिलते दिखाई नहीं देता। हालांकि फिर एक बार मैं मेरी बात की ओर लेके जाऊंगा कि आसान नहीं है, अब उल्टा कहता हूं कि आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। अब जब वैक्यूम तैयार होता है, देखिए वो वैक्यूम कभी वैक्यूम रहता भी नहीं है, वो अपने आप कोई ना कोई आगे आता है, भर दिया जाता है। जैसे एक छोटी बात बताता हूं, शरद पवार जी ने घोर कांग्रेस विरोध किया, 85 के चुनाव लड़े थे, 86 में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस में वो चले गए। उन्होंने उनको मानने वाला जो वर्ग था, उस पूरे वर्ग ने वो नेतृत्व विहीन हुआ था। और उसी समय 85 में मुंबई मनपा का चुनाव फिर एक बार जीतकर शिवसेना को जैसे संजीवनी मिली थी, बाला साहब ठाकरे का नाम होने लगा था। और उसी समय उन्होंने अभी घुड़दौड़ महाराष्ट्र में करके नारा दिया और पूरे महाराष्ट्र में जो शरद पवार के कांग्रेस में जाने से दुखी हुए थे, उन सभी लोगों ने बाला साहब ठाकरे का और शिवसेना को बढ़ा दिया। ये अपने आप हुआ था। उसी तरह से कुछ अगर अभी की स्थिति में कोई ना कोई नेता तो आगे आएगा, वो कौन है ये अब इस समय कहना वैसे संभव नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए मौका अभी कई लोगों को है, मौका कई लोगों को है, क्योंकि अजित पवार से ज्यादा अजित दादा यानी बड़े भाई के तौर पर जाने जाते थे। वो जिस तरह से दो टूक बात करते थे, जो कि मराठी स्वभाव को अच्छी लगती है, ठाकरे की शैली भी वही मानी जाती है। अजित दादा भले बुराई ले ले, लेकिन एक बार अगर किसी को जबान दी है तो जबान दी वाली अलग किस्म की राजनीति करते थे। पत्रकारों के बीच तो हरदी लजीज थे, ये बात तो मैं जानता हूं। नहीं और नहीं, वैसे वो मीडिया की चमचगिरी भी नहीं करते थे। उनको कोई पत्रकारों की बात सुनते बहुत थे। बिल्कुल, उनको नहीं था अगर आपका निजी काम फंस जाए तो। देखिए उसमें एक बात मैं बताऊंगा कि अजित पवार की अपने बलबूते की जो राजनीति जिसकी बात आपने की,
उस तरह की राजनीति जो तकलीफदेह भी हो सकती है, उस तरह की राजनीति करते हुए लोगों से अपना रिश्ता कायम रखते हुए, जैसे ग्रामीण अंचलों में वो उस तरह की बात करते हैं गांव वालों की, जिस तरह से बिहार में राष्ट्रीय स्तर पे लालू जी को काफी उस ढंग के लिए प्रताड़ित किया इस्टेब्लिश मीडिया के कई लोगों ने, उस तरह से अजित पवार को भी महाराष्ट्र में काफी कुछ सहना पड़ा। ये सच्चाई थी। लेकिन उससे उनका, जैसे आपने कहा कि चाय पे ठेलों पर, गांव के चौराहे पर, शहरों के कॉफी शॉप में, हर जगह अजित पवार जो चर्चा का विषय रहे, उनकी उस ठेठ बात करने वाली शैली की वजह से ही इस बात को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि राजनेता थे वो, कोई मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भगवान थे, तो गलतियां भी की उसमें तो है ही, लेकिन आज का दिन उन गलतियों को गिनाने का नहीं है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा तुलसीदास भोईटे जी। और अजीत पवार को जितना लोग जानते हैं वो सब यही जानते हैं कि जैसे एक राजनेता, एक व्यक्ति जो मुंबई में रह के पूरे राज्य की राजनीति कर रहा है और सुदूर विदर्भ तक एक एक गांव में उसके अपने लोग हैं। मोटे तौर पर कहें तो जो हैसियत उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने बना रखी थी कि एक एक तालुका, एक एक तहसील तक मुलायम सिंह यादव के व्यक्तिगत रूप से जानने वाले 4 लोगों को सीधे फोन घुमा सकते थे, वो हैसियत उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनेता की मुलायम सिंह यादव के बाद नहीं रही है। जुबान पर नाम होना और फोन लगा देना सीधे, कमोबेश वही हैसियत शरद पवार के बाद अजीत पवार की महाराष्ट्र में रही है। पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी के पास उस तरह का चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है। लेकिन अब उस पार्टी का भविष्य क्या होगा और पार्टी के रीयूनियन की जो बातें चल रही थी, उस रीयूनियन के प्रोसेस को कितना धक्का लगेगा या लगा है, या फिर ये प्रोसेस अब और तेज हो जाएगा समय की मांग को देखते हुए, ये देखना है। तुलसीदास भोईटे जी की माने तो ये प्रोसेस जो एनसीपी के रीयूनियन यानी एकता का था, वो अब और तेज हो सकता है, क्योंकि अब विकल्पहीनता की स्थिति बन रही है। और विकल्पहीनता में जैसे ठाकरे परिवार को एक होना पड़ा, वही स्थिति इधर भी बनती हुई दिख रही है। और वैसे भी ठाकरे परिवार के पास बाला साहब ठाकरे नहीं थे, तब भी रीयूनियन हुआ। लेकिन यहां खुशकिस्मती यही है, इस बुरी परिस्थिति में भी सबसे अच्छी बात यही है कि शरद पवार सक्रिय रूप से राजनीति में मौजूद है और फिर सारी बातें वही खत्म हो जाती है। धक्का बड़ा है एनसीपी को भी, महाराष्ट्र को भी और पवार परिवार को भी। लेकिन खुशकिस्मती यही है कि इस दुखद परिस्थिति में कम से कम शरद पवार है। देखते हैं क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए अजीत पवार को अपने दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए तुलसीदास भोईटे जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।